बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे हमने पढ़ने वाला है न्यूप्लेजिया के बारे में। तो न्यूप्लेजिया की डेफिनेशन क्या होती है? ये एक आपके पास अनरेगुलेटेड, इरिवर्सिबल और मोनोक्लोनल ग्रोथ होती है। तीन इसमें फैक्टर होते हैं। न्यूप्लाज्म कहते हैं कैंसर को कहते हैं, न्यूप्लाज्म कहते हैं न्यू ग्रोथ को कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर तीन चीज़ें होती हैं, अनरेगुलेटेड, इरिवर्सिबल, मोनोक्लोनल ग्रोथ होती है। मोनोक्लोनल ग्रोथ का मतलब होता है कि एक ही हमारे पास जो सेल होता है ना, उससे एक ही सेल से बनता है। फिर इसकी जो नोमेनक्लेचर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले दो नोमेनक्लेचर का बताओ, एपिथेलियम का और मेसेनकाइम का। एपिथेलियम में क्या होता है? एपिथेलियम में ये होता है कि हमारे पास, हम इसे निमोनिक लेस से याद करते हैं, LACE लेस। तो एल से लिम्फेटिक हो जाएगा, AC से हमारे पास कार्सिनोमा, और हमारे पास जो ई हो जाएगा एपिथेलियम। एपिथेलियम वाले को हम कार्सिनोमा कहते हैं अगर वो हमारे पास मैलिग्नेंट हो। जो बिनाइन वाला होता है उसमें दो होती हैं, एडिनोमा होता है और दूसरा होता है पेपिलोमा होता है। तो एडिनो कार्सिनोमा और पेपिलो कार्सिनोमा होते हैं, LACE लेस, लिम्फेटिक कार्सिनोमा और एपिथेलियम। फिर दूसरा हमारे पास होता है मीजनकाइम वाला। मीजनकाइम वाले को हम जो जिसका मेलिग्नेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं? MSS से याद करते हैं, मीजनकाइमल सार्कोमा। और हेमेटोजीनस जो होता है ना, हेमेटोलॉजिकल उसका वो होता है, मतलब ट्रांसफर हो रहा होता है, तो MSS से याद कर लेते हैं। मीजनकाइमल सार्कोमा और हेमेटोजीनस होता है। फिर हमारे पास उसमें डिफरेंट टाइप्स होती हैं, क्रेटिव टिश्यू का होता है, हिम एंजियोमा होता है। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं। फिर नीचे हमारे पास लिम्फोसाइट्स लिखा हुआ है। अब लिम्फोसाइट वाले को, लिम्फोसाइट का जो हमारे पास बिनाइन होता है वो नहीं होता, उसका सीधा ही मेलिग्नेंट होता है। उसके मेलिग्नेंट वाले को क्या नाम है? लीकीमिया या लिम्फोमा कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये MCQ से पूछ लेता है कि ओमा आप आ रहे हैं ना, हाँ, बच्चे समझते हैं कि ओमा जो होता है बिनाइन में आता है, लेकिन जो लिम्फोसाइट होता है उसका बिनाइन होता ही नहीं है, उसका सीधा होता ही हमारे पास मेलिग्नेंट है। फिर हमारे पास आता है जो मिलेनोसाइट्स होते हैं, जो मिलेनिन प्रोड्यूसिंग पिगमेंट्स होते हैं, पिगमेंट वाले सेल्स होती हैं, उनका जो बिनाइन होता है उसको कहते हैं मोल कहते हैं या नर्वस कहते हैं। उसका जो मेलिग्नेंट होता है मेलानोमा कहते हैं, मेलानोमा कहते हैं उसको। ठीक है, फिर हमारे पास आता है कि कार्सिनोजेनेसिस कौन सी होती है? कार्सिनोजेनेसिस के हमारे पास पोर्टो उनको जीन्स होती हैं, ट्यूमर सप्रेसर जीन, और आपके पास एपोप्टोटिक वाली बॉडीज होती हैं, एपोप्टोटिक वाली। ठीक है, अब प्रोटो उनको जीन्स, उसमें हमारे पास 5 चीज़ें आती हैं। सबसे पहले ग्रोथ फैक्टर आता है, फिर ग्रोथ फैक्टर का रिसेप्टर आता है, फिर हमारे पास आता है न्यूक्लियर ट्रांसड्यूसर आता है, फिर न्यूक्लियस का रिस्पॉन्डर आता है, फिर हमारे पास जो है ना सेल साइकिल रेगुलेटर्स आते हैं। अब हमारे पास ये देखो ना, जो ग्रोथ फैक्टर के रिसेप्टर, जो ग्रोथ फैक्टर है उसमें प्लेटलेट ग्लाइकोज फैक्टर आ गया। इस तरह उसका जो रिसेप्टर होगा वो हमारे पास प्लेटलेट ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर होगा। फिर सिग्नल ट्रांसड्यूसर में हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, एक तो रास जीन आता है और दूसरा हमारे पास ABL जीन आता है। फिर हमारे पास न्यूक्लियर रेगुलेटर्स में, रिस्पॉन्डर्स में हमारे पास क्या आती हैं कि हमारे पास MYC जीन्स आती हैं। इसमें MYC जीन्स होती हैं, इसमें CNL होता है, क्रिकेट नेशनल लीग, काउंटी नेशनल लीग होते हैं इसे। ठीक है, काउंटी नेशनल लीग, इसमें हमारा CNL आता है। ठीक है, C से हमारे पास क्या होता है कि बरकत लिम्फोमा होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 से 14 वाला। इसमें जो होता है ना वो 8 से 14 वाले में ट्रांसफर हो जाता है। फिर N होता है, फिर N से न्यूरोब्लास्टोमा वगैरह होता है, और L से हमारे पास क्या होता है? लंग्स कार्सिनोमा होता है। फिर सेल साइकिल के रेगुलेटर्स होते हैं, उसमें सी सेल साइक्लिंग्स होता है, CCND1 साइक्लिंग्स, और दूसरा साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज होता है, काइनेज 4 याद कर लो। अब वो कह रहा है कि अगर जो है मतलब इस फैक्टर के अंदर म्यूटेशन आ गई तो हमारे पास कौन सा आपके पास ट्यूमर होगा? एस्ट्रोसाइटोमा। अगर प्लेटलेट फैक्टर के अंदर आ गए तो एस्ट्रोसाइटोमा, उसके अंदर क्या होता है? ओवर एक्सप्रेशन हो जाती है उसकी। फिर दूसरा हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि हमारे पास जो ये लिखा हुआ है ना, ये ग्रोथ फैक्टर के इसमें ERBB2 या HER2 में, न्यू में, वो ब्रेस्ट का कार्सिनोमा होता है। फिर रेट वाला जो होता है MEN2B थायराइड, MEN2B कहते हैं कि मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजिया। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। पिकेट वाला होता है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल होता है, ये स्ट्रोमल ट्यूमर होता है, पॉइंट म्यूटेशन होती है इसके अंदर। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है कि MYC जो होता है ना, उसके अंदर क्या होता है कि 8 से 14 वाले में ट्रांसफर हो जाता है, ट्रांसलोकेट हो जाता है। ठीक है, इसमें N में न्यूरोब्लास्टोमा एप्लीकेशन होती है, इसके अंदर भी एप्लीकेशन होती है। ये जो आपके पास साइक्लिन्स वाला होता है मेंटल सेल लिम्फोमा होता है, 11 से 14 इसमें ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या था? 8 से 14, इसमें 11 से 14 में ट्रांसफर हो जाता है मेंटल में। फिर मेलानोमा होता है एम्प्लीफिकेशन से। ठीक है, हॉलमार्क्स वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आते हैं। अब इसके अंदर हॉलमार्क्स याद होगा, इससे पहले सेल्फ सस्टेन्ड होना चाहिए ग्रोथ सिग्नल। जो ग्रोथ सिग्नल आ रहा है सेल्फ सस्टेन्ड, यानी खुद मुख्तार होना चाहिए कि या तो प्रोटोन के जीन उनके अंदर आ गया। फिर इनसेंसिटिव टू ग्रोथ इनहिबिटरी सिग्नल, जो ग्रोथ के इनहिबिटरी सिग्नल है ना वो इनसेंसिटिव हो जाए, यानी कि ट्यूमर सप्रेसर जीन जो थे ग्रोथ को इनहिबिट करने वाले थे, वो उनका जो है ना उनको रिस्पॉन्ड ना करे सेल। तो ये चीज़ होनी चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए कि हमारे पास जो है ना वो ग्रोथ फैक्टर खुद होना चाहिए, प्रोटोन के जीन्स चलते रहें। फिर DNA की जो रिपेयर जीन है वो आपके पास काम ना करें। फिर जो एपोप्टोसिस है वो इवेट ना करे, एपोप्टोसिस ना करे। ठीक है, फिर लिमिटलेस रेप्लिकेशन कैपेसिटी हो, जो रेप्लिकेट है वो हमेशा होते रहे, रुके ना। ठीक है, ये इसको ये बता रहे हैं
फिर सस्टेन्ड एंजियोजेनेसिस हो, जो एंजियोजेनेसिस है ब्लड की फॉर्मेशन है, ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशन है वो चलती रहे। फिर आपके पास जो इन्वेजन की कैपेसिटी है वो ज़्यादा हो, फिर जो इम्यूनिटी से एस्केप है वो भी हो। तो 8 चीज़ें हैं जो हमने बतानी है। सबसे पहले क्या हो कि हमारे पास जो ट्यूमर की ग्रोथ करवा रहे हैं, जो सेल को प्रोलिफरेट करा रहे हैं, वो हमारे पास चलते रहें, ग्रोथ इसकी सेल सस्टेन्ड हो। फिर हमारे पास जो है ना जो ट्यूमर सप्रेसर जीन है वो उनसे इंसेंसिटिव हो। फिर हमारे पास क्या हो कि ये 2 चीज़ें होगी। फिर हमारे पास जो है ना वो एंजियोजेनेसिस हो, डीएनए रिपेयर सिस्टम काम ना कर रहा हो, एपोप्टोसिस ना हो रही हो, डीएनए रिपेयर सिस्टम काम ना करो, एपोप्टोसिस ना हो रही हो, और एप्लीकेशन जो है मुसलसल होती रहे, आपके पास एंजियोजेनेसिस भी होती रहे, और इन्वेजन की कैपेसिटी हो, मेटास्टेसिस की कैपेसिटी हो, और इम्यूनिटी से एस्केप हो। तो हमने इसको 8 में याद किया हुआ है, ठीक है। कैसे याद करते हैं? पहले हम याद करते हैं कि हमारे पास जो है सेल को जो सस्टेन्ड होना चाहिए खुद के सिग्नल्स के अंदर। दूसरे नंबर पे क्या हो कि उसके जो उसको रोकने वाली चीज़ें हैं, जैसे प्रोटॉन ट्यूमर का जीन, वो इंसेंसिटिव होना चाहिए उनसे, ठीक है, इनहिबिटरी सिग्नल से। तीसरे नंबर पे जो जो आपके पास एपोप्टोसिस है वो काम ना कर रही हो, ठीक है, एपोप्टोसिस डीएनए रिपेयर सिस्टम काम ना करो, एपोप्टोसिस ना हो। सेल्फ रेप्लिकेशन में जो है ना वो आपके पास खुद बहुत ज़्यादा सेल्फ रेप्लिकेट करता रहे, सेल्फ रेप्लिकेट करता रहे, उसके अंदर एंजियोजेनेसिस भी हमारे पास होती रहे। उसके बाद लास्ट में जो 2 पॉइंट्स रह गए उसके अंदर क्या है कि इन्वेजन मेटास्टेसिस और इम्यून सिस्टम जो है ना उससे वो काम ना करे। वारबर्ग इफेक्ट क्या होता है कि ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म जो है ना वो शिफ्ट अवे फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रियल ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन टुवर्ड्स द ग्लाइकोलाइसिस। जो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म है ना वो ग्लाइकोलाइसिस में शिफ्ट हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रियल की ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से और ग्लाइकोलाइसिस में कन्वर्ट हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। ग्लाइकोलाइसिस प्रोवाइड रैपिडली ग्रोइंग डिवाइडिंग कैंसर सेल्स विद द कार्बन नीडेड फॉर द सिंथेसिस ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर। अब इस सेलुलर स्ट्रक्चर के मैन्युफैक्चर के लिए हमें जो कार्बन चाहिए होती है ना वो ग्लाइकोलाइसिस से प्रोवाइड कर देता है। वारबर्ग इफेक्ट क्या होता है? इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, ठीक है। वारबर्ग इफेक्ट ये होता है कि हमारे पास जो सेल का जो माइटोकॉन्ड्रिया का ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है वो हमारे पास ट्रांसफर हो जाता है ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म से ग्लाइकोलाइसिस में। ग्लाइकोलाइसिस जो है जो हमें कार्बन के स्ट्रक्चर के लिए जो कार्बन हमें चाहिए होता है सेल की ग्रोइंग के लिए वो हमें प्रोवाइड करता है कैंसर सेल के लिए, ठीक है। फिर हमारे पास प्रोटोन के जीन्स आते हैं। प्रोटोन के जीन्स हमने 5 पढ़े थे कि सबसे पहले आते हैं ग्रोथ फैक्टर आते हैं, फिर ग्रोथ फैक्टर के रिसेप्टर्स आते हैं, फिर हमारे पास आता है न्यूक्लियर सिंगल ट्रांसड्यूसर आते हैं, फिर न्यूक्लियर रिएक्टर्स आते हैं, फिर हमारे पास सेल साइकिलिंग आते हैं, जिसमें सेल साइकिलिंग आते हैं, फिर सेल साइकिलिंग डिपेंडेंट काइनेजेस आती हैं, ठीक है। फिर हमारे पास ये चीज़ें होगी, पहले जो है ग्रोथ फैक्टर आगे बाहर से आया, जैसे प्लेटेड ग्रोथ फैक्टर होता है, ठीक है। दूसरा हमारे पास ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर हो गया, यहाँ पे बना होता है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या होता है? उसके बाद ये बना हुआ, फिर हमारे पास ना सिंगल ट्रांसड्यूसर जो है रास जीन और आगे एबीएल जीन होती है। अब रास जीन एबीएल जीन कैसे काम करती है? रास जीन जो है ना वो इनएक्टिवेट होती है, जीडीपी लगा होता है। जब वो उसके साथ एक्टिव होना होता है, सिग्नल आता है तो जीटीपी लग जाता है, वो एक्टिवेट हो जाती है। अब जीटीपी को जब जीडीपी में कन्वर्ट करना होता है तो हमारे पास गैप होता है, वो एंजाइम काम करता है। इसकी म्यूटेशन की वजह से ये जो है ना वो ग्रोथ करता रहता है। फिर सिग्नल दोबारा वापस आता है, वो हमारे पास रिस्पॉन्डर बनाता है। रिस्पॉन्डर जो है वो सेल साइकिल रेगुलेटर को एक्टिवेट करता है, वहाँ पे इसको सिग्नल भेजता है, साइक्लिन्स को साइक्लिंग डिपेंडेंट काइनेसिस बनाता है जो काम करते हैं, ठीक है। ये चीज़ होगी। ये क्या होता है? डोमिनेंट जीन होता है, ठीक है। अगर एक भी जीन म्यूटेट हो जाएगा तो हमारे पास उसका हो जाएगा गेन ऑफ फंक्शन, यानी कि इसका काम करने का जो है ना वो बढ़ जाता है। फिर हमारे पास आते हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन, ठीक है। ट्यूमर सप्रेसर जीन के अंदर क्या होता है कि रिसेसिव जीन है, यानी कि दो जो एलीन है उसके दोनों म्यूटेट होने चाहिए। दोनों कैसे म्यूटेट होंगे कि इसका जो फंक्शन है ट्यूमर सप्रेसर जीन का वो फंक्शन खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर 5 चीज़ें आती हैं जो पास का सवाल है। एक तो सबसे पहले आरबी आता है, P53 आता है, टीजीएफ ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर बीटा आता है, फिर हमारे पास एपीसी आता है और बरका 1 आता है, बरका 1 और बरका 2 आता है। अब जो आरबी होता है रेटिनोब्लास्टोमा होता है, उसने एलोंगेशन फैक्टर 2 को पकड़ा होता है। जब ये फॉस्फोराइलेट होता है साइक्लिन से तो हमारे पास क्या करता है? हमारे पास जो फॉस्फोराइलेट हो जाता है इनएक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाती है। दूसरा हमारे पास ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर होता है वो इनिबिटरी ग्रोथ फैक्टर होता है, या के पास सीडी के इनिबिटर बनाता है, वो उसको जाके इनिबिट कर देगा। तीसरा हमारे पास क्या आता है? जो P53 जीन होता है ना वो हमारे पास इमरजेंसी ब्रेक लगा देते हैं रेप्लिकेशन को, ठीक है। अब ये क्या होता है? जब हमारे पास डीएनए जो हमारे पास वो बन रहा होता है ना, तो अगर सेल के अंदर कोई म्यूटेटेड डीएनए है, कोई खराब डीएनए वो बन गया है, तो एटीएम जीन जो होता है ना वो उसको एटीएम प्रोटीन बनाता है, वो एटीएम उसको सेंस करता है। एटीएम सेंस करने के बाद P53 सिग्नल भेजता है। P53 जो जीन जो है वो P53 प्रोटीन बनाता है,
वो P53 प्रोटीन बनाता है और वो क्या करता है कि वो हमारे पास 2 काम करता है। एक तो डीएनए की रिपेयर स्टार्ट कर देता है, अगर डीएनए रिपेयर नहीं हो सकता तो फिर वो देखेंगे। दूसरा हमारे पास जो है ना सेल साइकिल की रेप्लिकेशन हो रही है उसको बंद कर देगा। जैसे P16 बनाता है या P21 बनाता है, वो सेल साइकिल के एप्लीकेशन को सीडीके इनहिबिटर बनाते हैं, साइकिल इंडिपेंडेंट को इनहिबिट कर देंगे तो हमारे पास सेल साइकिल की एप्लीकेशन बंद हो जाएगी। जब ये काम अपना कंप्लीट कर ले तो MDM2 या MDM3 बनाता है जो हमारे पास P53 प्रोटीन को डिग्रेड कर देगा। उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि अगर P53 अपना काम नहीं कर पा रहा, वो उसको ठीक नहीं कर पा रहा, तो क्या करता है एपोप्टोसिस स्टार्ट कर देता है। एपोप्टोसिस करवाने वाले बैक होते हैं या बैक्स होते हैं, जो नहीं करवाते तो BCL2 या BCLXL होते हैं। वो हमारा बैक से बैक होते हैं, वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाके साइटोक्रोम सी को उसमें से लीक आउट करते हैं। जब वो लीक आउट होता है तो कैस्पेसिस एक्टिवेट होता है, कैस्पेसिस जाके जुड़ता है, कैस्पेस को इनिशिएटर कैस्पेस, फिर आगे बाद दूसरा एग्जीक्यूशन कैस्पेस, उसे जाके एक्टिवेट करते हैं। उसको एक्टिवेट करने के बाद क्या करते हैं कि हमारे पास जो है ना वो प्रोसेस करवा देते हैं। तो ये इसका मैकेनिज्म होता है। हमें ये इसमें साइडों वाली नोट्स जो हैं वो पता होनी चाहिए। सबसे जो मोस्ट कॉमन म्यूटेशन होती है पूरे उसमें, वो P53 की होती है, यानी कि ट्यूमर सप्रेसर जीन की होती है। लेकिन अगर हम उसमें प्रोटोन के जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो म्यूटेशन होती है, सबसे कॉमन जो होती है वो रास की होती है। P53 और रास ये दोनों जो हैं वो कॉमन होती है म्यूटेशन। लेकिन अगर ओवरऑल हम देखें कैंसर के अंदर पूरे सेल के अंदर, तो वो P53 की होती है जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो इमरजेंसी ब्रेक लगाता है ट्यूमर की ग्रोथ को, ठीक है। दूसरी जो होती है हमारे पास रास की होती है, वो सिर्फ प्रोटोन को जीन्स में हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, ये चीज़ होगी। फिर हमारे पास ये आता है कि रेटिनोब्लास्टोमा क्या होता है। रेटिनोब्लास्टोमा होता है जो आरबी जीन है ना, रेटिनोब्लास्टोमा जीन है, उसकी जब म्यूटेशन हो जाए उसको हम कहते हैं रेटिनोब्लास्टोमा जीन। ये कैसी म्यूटेशन होगी जिसके अंदर लॉस ऑफ फंक्शन होगा और आगे बाद दोनों अलील का डैमेज होना, यानी दोनों अलील का म्यूटेट होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिसेसिव जीन है। अब इसके अंदर 2 टाइप्स आती हैं, एक फैमिलियल आता है, दूसरा हमारे पास आता है स्पोरेडिक आता है। फैमिलियल वो होते हैं जिसके अंदर एक जो अलील होता है वो म्यूटेट हुआ होता है हमारे पास फैमिली से, जो फैमिली में इनहेरिटेड चल रही है। दूसरा स्पोरेडिक है, जो सोमैटिक सेल्स की म्यूटेशन है, ये आगे बस इनहेरिटेड नहीं होती, ये दूसरी नस्ल में ट्रांसफर नहीं होती। अब जो स्पोरेडिक होती है वो दोनों की दोनों है, एक बच्चा पैदा हुआ उसको कोई मसला था, रेटिनोब्लास्टोमा की कोई अलील म्यूटेटेड नहीं थी। लेकिन जब वो पैदा हो गया उसके बाद जो है उसमें से एक अलील जो है, एक अलील है जो एक क्रोमोसोम के ऊपर 2 क्रोमोसोम होते हैं ना, तो वो एक अलील जो है एक क्रोमोसोम के ऊपर जो है वो म्यूटेट होगी। पहले पैदा होने के बाद कभी भी किसी भी टाइम कोई भी म्यूटेशन आ गई, कोई भी वजह बन सकती है, कोई भी केमिकल वजह बन सकती है। जब वो म्यूटेट होगी तो उसके बाद अब ये आ गया, फिर उसके बाद में कभी बाद में उम्र में दूसरा जो उसका अलील पड़ा होता है वो भी म्यूटेट हो गया। तो ये हमारे पास स्पोरेडिक आके रेटिनोब्लास्टोमा बना देगा। और ये क्या होता है, यूनिलेटरल होता है, एक आंख का होता है। रेटिनोब्लास्टोमा एक आंख का होता है और ये बहुत ओल्डर एज में होता है, क्योंकि एक पहले कुछ एज में 20 साल की उम्र में पहला एक म्यूटेशन आएगी, उसके बाद 40-50 साल की उम्र में दूसरी म्यूटेशन आएगी, तो बहुत देर से होती है। इसके बाद इस पर जो हमारा फैमिलियल होता है उसके अंदर एक जो आपके पास अलील होता है वो म्यूटेटेड आता है फैमिली से, तो वो दूसरा सिर्फ अलील का म्यूटेट होने की जरूरत होती है। दूसरा अलील वो 20 साल की उम्र में हो गया तो वो यंगर एज में हो जाएगा, वो दोनों आइज का होता है, बाइलेटरल होता है। अब रेटिनोब्लास्टोमा में ये पता होना चाहिए कि दोनों